अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। शुरू करते हैं I2B का नेक्स्ट लेक्चर। सर, लास्ट टाइम हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में बात कर ली थी ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। MIS क्या है, TPS क्या है, ESS क्या है, DIS क्या है, एक्सपर्ट सिस्टम किसे कहते हैं। हम लोगों ने बहुत तसल्ली के साथ इन सारे एरियाज़ को वन ऑन वन डिस्कस कर लिया था। अब हम लोगों ने बात करनी है इससे आगे। तो सबसे पहले हमें आज एक डिफरेंस समझना है। द डिफरेंस इज व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम। IT और IS में क्या फ़र्क है, टेक्नोलॉजी में और सिस्टम में क्या फ़र्क है। भाई IT क्या है? एक ऐसा सेटअप जिसको आप इनपुट देते हैं, वो इस इनपुट को पकड़ के स्टोर करता है, रिट्रीव करता है, उस पे डिफरेंट तरह की प्रोसेसिंग करता है, उसको एक फाइनल शक्ल देता है, डाटा ट्रांसमिट करता है, डाटा मैनिपुलेट करता है और आपको एंड के ऊपर एक प्यारी सी आउटपुट जनरेट करके दे देता है। दिस वाज IT। एंड व्हाट इज IS? व्हाट एक्चुअली इज इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर आप IT के अंदर एक स्किल्ड, एक्सपीरियंस्ड HR ऐड कर दें, यानी कि यहाँ पे टेक्निकल प्लस ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ले आए, टेक्निकल और ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ले आए, तो ये आपका बन जाएगा एक बड़ा प्यारा सा इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसके अंदर आप डाटा को स्टोर भी कर रहे होंगे, कंप्यूट भी कर रहे होंगे, डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे होंगे, कम्युनिकेट भी कर रहे होंगे। तो ये आपका बन जाएगा इंफॉर्मेशन सिस्टम। सर जी, ये सिस्टम जो है, इनके अंदर कुछ एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं। सर्टन एलिमेंट्स आर यूज्ड। इनको चलाने के लिए या इनके अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं। नंबर वन, देयर इज एन इनपुट। इनपुट प्रोसेस होगी और वो बना देगा एक आउटपुट। इनपुट, आफ्टर प्रोसेसिंग इट बिकम्स एन आउटपुट। कुछ सेंसर्स होते हैं जो कि इस आउटपुट को मेजर कर रहे होते हैं। फिर वी हैव कंपैरेटर्स, जिनका काम है कि जो आउटपुट आई है उसको कंपेयर करना विद a स्टैंडर्ड वैल्यू। ये स्टैंडर्ड, ये जो स्टैंडर्ड है, ये इट इज सेट इनटू द सिस्टम। ये सिस्टम में सेट की जाती है और आखिरी हमारे पास आता है इफेक्टर। जब इफेक्टर होता है ना, इट गिव्स फीडबैक टू द सिस्टम। इट गिव्स फीडबैक टू द सिस्टम। एक मिसाल ले लेते हैं। लेट्स से ये एक क्लोज्ड इन्वायरमेंट है
एक कमरा है और 32 डिग्री सेंटीग्रेड बाहर सूरज भाई जो है वो अपनी आग बरसा रहे हैं। कमरे में लगा हुआ है एक एसी, ये एक एसी लगा हुआ है कमरे में। ये एसी टेक्निकली क्या है? ये भी एक कंप्यूटर ही है, ये भी आपसे इनपुट लेगा, उस इनपुट को प्रोसेस करेगा और वापस आपको आउटपुट देगा। तो इनपुट भी ले रहा है, प्रोसेस भी कर रहा है और आउटपुट। फिर इस एसी के ऊपर एक सेंसर लगा होता है। लेट्स से मैं इसको इनपुट देता हूँ कि 16 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेट कर दो इस कमरे का रूम टेम्परेचर। मैंने रिमोट से 16 लिख के प्रेस कर दिया, ये इनपुट चली गई है, ये उसने मेरी इनपुट ले ली है। अब इसने इस 16 को प्रोसेस करना है थ्रू सेंसर। वो आफ्टर दिस प्रोसेसिंग मेजर करेगा कि क्या वाकई में रूम टेम्परेचर को मैंने 32 से कम करके 16 किया है या नहीं किया। ये कैसे मेजर करेगा? खुद थ्रू सेंसर बताएगा और फिर वो कंपेयर करेगा आउटपुट को अपने स्टैंडर्ड के साथ कि क्या वाकई में 16 हो गया। ये स्टैंडर्ड उसके प्रोसेसर में फिट कर दिया गया होगा एंड देन इफेक्टर यानी कि फीडबैक का सिस्टम स्टार्ट होता है कि क्या ये फीडबैक पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये जो मैंने आपको एक मिसाल दी है ना, इसे कहते हैं कंट्रोल सिस्टम। दिस इज कॉल्ड कंट्रोल सिस्टम। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है क्लोज्ड और एक होता है ओपन। क्लोज्ड और ओपन। जो क्लोज्ड होता है उसका इनबिल्ड कंट्रोल होता है। जो क्लोज्ड है उसका इनबिल्ड कंट्रोल है और जो ओपन है उसका ऐसा कुछ चक्कर नहीं है। क्लोज्ड वाला कंपेयर करता है, ये कंपेयर भी नहीं करता। इसके पास फीडबैक की ऑप्शन होती है, ओपन के पास ये ऑप्शन नहीं होती है। क्यों? ओपन चार दीवारी में बंद नहीं है। जो भी हमने मिसाल दी है ना, ये क्लोज्ड की थी। जो भी हमने मिसाल देखी है ना, ये क्लोज्ड फीडबैक की थी, ये क्लोज सिस्टम की थी। तो ओपन क्या होगा कि अगर आप ये एसी उठा के ओपन में लगा दें, खुले में लगा दें, तो उसके पास कभी भी कोई स्टैंडर्ड नहीं होगा जिसके साथ वो प्रॉपरली कंपेयर करके वाकई में 16 पे ले आए, क्योंकि 16 पे ला ही नहीं पाएगा। वो ओपन चल रहा है ना, कोई चार दीवार ने उसको क्लोज नहीं किया, सूरज तो हर तरफ से आ रहा होगा। तो ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होगा, ये चलता रहेगा, मगर ये इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं होगा। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं क्लोज्ड के और ओपन के, जो कि आपने एक दफ़ा किताब से रीड कर लेने हैं। इसमें कोई ख़ास बड़ी साइंस नहीं है। जो मेन एरिया है आज का, दैट इज़ वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द IS। अब IS के लिए हमें सबसे पहले, हमने लास्ट टाइम तो इसी स्टडी कर लिया था कि डिफरेंट तरह के IS होते हैं, AIS, MIS, DSS, TPS, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन की टाइप्स। सबसे पहले आपने कहा था TPS। तो TPS कहाँ पे होगा? ये काम करेगा ऑपरेशनल लेवल के ऊपर। TPS याद रखिएगा, काम करेगा TPS के ऊपर, यानी कि ये चलेगा डे टू डे एक्टिविटीज़ के साथ।
ये रूटीन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहा होगा। ये डेली भी अपडेट हो सकता है या बैच के साथ भी अपडेट हो सकता है। एग्जांपल्स क्या होंगी? डेली की सेल्स, डेली की प्रोडक्शन, डेली की परचेजेस, डेली के खर्चे। तो ये है ऑपरेशनल लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि राउंड द क्लॉक मूव करेगा, डेली मूव करेगा। राउंड द क्लॉक डेली मूवमेंट के साथ रूटीन ट्रांजैक्शंस को फॉलो करेगा। ये है आपका टीपीएस। कहाँ पे काम करता है? ऑपरेशनल लेवल के ऊपर काम करता है। देन वी हैव टैक्टिकल। टैक्टिकल टैक्टिकल लेवल, खुद सोच के बताइए टैक्टिकल लेवल पे कौन काम करेगा? एमआईएस और डीएसएस। यहाँ पे ये करेंगे शॉर्ट टर्म एनालिसिस। एमआईएस और डीएसएस को कौन इस्तेमाल करेगा? टैक्टिकल स्टाफ, टैक्टिकल मैनेजर्स। डाटा टीपीएस से आएगा, एमआईएस को मिलेगा, एमआईएस से उठेगा और डीएसएस के पास चला जाएगा। तो ये किस तरह का आपको रिपोर्टिंग करके देंगे? फॉर एग्जांपल आप इनसे कंपैरिजंस करवा सकते हैं पास्ट वर्सेस करंट का। आप कंपैरिजन करवा सकते हैं फ्यूचर या बजटेड वर्सेस करंट का। आप कंपेटिटर्स के साथ खुद को कंपेयर करवा सकते हैं। आप भी चेक कर सकते हैं कि भाई मेरी कंपनी के अंदर स्लो मूविंग इन्वेंट्री कौन कौन सी है, या अगर मैं कॉलेज की बात करूँ तो किस क्लास के अंदर जो एडमिशन्स हैं वो लेस हैं, किस में ज़्यादा हैं, डिटेल्ड काम कहाँ पे करना। तो ये सारी चीज़ें टैक्टिकल लेवल के ऊपर ऑपरेट करेंगी। ये सारी चीज़ें टैक्टिकल लेवल के ऊपर ऑपरेट करेंगी। देन वी हैव स्ट्रेटजिक इंफॉर्मेशन, स्ट्रेटजिक लेवल। अब यहाँ पे आपको बात समझ आ जानी चाहिए अब तक। यहाँ पे क्या यूज़ होगा? एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि ये चलेगा लॉन्ग टर्म में। ये करेगा आपकी लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग। सीनियर मैनेजर इसको यूज़ करते हैं। ये लेगा डाटा, किससे लेगा? एमआईएस से लेगा और डीएसएस से ले रहा होगा डाटा। डाटा कंपैरेटर्स का कंपेयर करेगा, एक अच्छा डैशबोर्ड बना के देगा, क्विक डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प करेगा। टॉप लेवल मैनेजमेंट इसको ऑपरेट करेगी, चलाएगी, और वो किसी भी जगह से इसको फ्रीक्वेंटली एक्सेस कर सकते हैं। फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी टाइम वो उसको एक्सेस कर सकते हैं थ्रू EIS। दिस इज माई स्ट्रेटेजिक लेवल, दिस इज माई स्ट्रेटेजिक लेवल। तो ये ऑपरेशनल हो गया, ये टैक्टिकल हो गया, और ये मेरा स्ट्रेटेजिक लेवल हो गया। नाउ द फाइनल एरिया of this chapter is some kind of reporting system, some kind of integrated processing system.
we have financial reporting systems, we have order processing system, we have inventory control system, and we have personal system. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल और पर्सनल सिस्टम। जी, अब बात करते हैं कि करके सबसे पहले बात करते हैं ऑन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, FRS, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। याद रखिएगा ये सारे इंटीग्रेट हुए हैं, इनको आपने क्या किया, जोड़ा है, ये इंटीग्रेटेड सिस्टम्स हैं, यानी कि अब ये मिलजुल के काम कर रहे हैं, मिलजुल के काम हो रहा है, हर सिस्टम दूसरे के साथ लिंक है, अटैच्ड है, कोई किसी से जुदा नहीं है, कोई किसी से अलग नहीं है। भाई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम ने क्या करना है, इसने आपको बना के देनी होती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल्स, जिसके अंदर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आएंगी, जिसके अंदर आपकी बैलेंस शीट होगी, इनकम स्टेटमेंट होगी, कैश फ्लोज होंगे, वो जो सारी आपने आईए में पढ़ी हैं अभी तक। ये किस टाइम पे ज़्यादा एक्यूरेट काम करेगा, जब डाटा एंट्री पीछे से सही रिकॉर्ड हुई हो। तो ये डाटा एंट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होगा। अगर तो डाटा सही आ रहा है तो सही लेजर बनेगा, सही लेजर बनेगा तो सही ट्रायल बनेगा, ट्रायल बनेगा तो सही रिपोर्ट्स बन के आपके सामने आएंगी। ये सिस्टम रिलायबल होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यानी कि फ्रॉड होने का चांसेस कम से कम हो। इसके ऊपर साउंड प्लस रोबस्ट कंट्रोल्स लगे होने चाहिए, साउंड और रोबस्ट कंट्रोल्स लगाना बहुत ज़रूरी है इन सिस्टम्स के ऊपर। टीपीएस के अंदर तमाम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुई हों, एक है रिकॉर्ड ही नहीं हुई, एक है रिकॉर्ड हो गई है मगर गलत रिकॉर्ड हो गई है, तो रिकॉर्ड भी लाजमी करवानी है। फिर हर किसी के पास इसकी एक्सेस नहीं होनी चाहिए, इसकी एक्सेस को आपने रोकना है, सिर्फ स्पेशलाइज्ड बंदों के पास इसकी एक्सेस हो, और वो भी किसी यूज़र आईडी पासवर्ड के थ्रू, किसी यूज़र आईडी पासवर्ड के थ्रू उस सिस्टम में एंटर हो रहे हो। तो ये आपको इवन बाद में बजटिंग, फोरकास्टिंग, फाइनेंशियल डाटा एनालिसिस, ये सब कुछ करके देगा, मगर उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आपने बैकएंड के ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग काम किया हो, बड़ा टेक्निकल और अच्छा काम किया हो। देन ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम, ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम, ये क्या होता है? कंपनियां क्या करती हैं, इसको जोड़ते हैं विद इन्वेंट्री कंट्रोल के साथ। इन्वेंट्री कंट्रोल के साथ इसको जोड़ कर देखते हैं। लेट्स से दिस इज अ कंपनी, ये कंपनी ए है। कंपनी ए के अंदर एक रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है और ये रॉ मटेरियल
इन्होंने फीड किया हुआ है कि हम ये मिस्टर एक्स से बाय किया करेंगे और जो रेट उसके साथ डिसाइडेड है वो है 100 रुपये पर किलो, लेट्स से। फिर उन्होंने ये भी डिफाइन किया हुआ है सिस्टम के अंदर, इंटीग्रेट किया हुआ है कि अगर ये इसकी क्वांटिटी 50 से नीचे हो जाए तो फ़ौरन से खुद ही से ऑर्डर जनरेट हो और जनरेट होके उस सप्लायर के पास पहुंच जाए। ये सब कुछ सिस्टम में कोडिंग के थ्रू बता दिया गया। कंपनी ए रॉ मटेरियल कहाँ से लेती है? मिस्टर एक्स से लेती है 100 रुपये पर किलो के हिसाब से। जैसे ही 50 से कम हो तो एक ऑर्डर निकले और फ़ौरन से इसके पास पहुंच जाए, फ़ौरन से इसके पास पहुंच जाए। फिर ये सप्लायर, इसके पास जब ऑर्डर आ गया, इसने एक दफ़ा ये ऑर्डर पकड़ के कंफर्म करना है कंपनी ए से, और जब कंफर्म हो जाए तो इसने ये ऑर्डर डिस्पैच करवा देना है। इसने ये ऑर्डर डिस्पैच करवा देना है किसको? कंपनी ए को, कि भाई तुमसे ये ऑर्डर आया था, हम तुम्हें ये सामान अपना भिजवा रहे हैं। तो ये एक पूरा ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम है जो कि ऑटोमेटेड तरीके से काम कर रहा है। इसमें किसी भी तरह की कोई ह्यूमन फिजिकल इंटरेक्शन नहीं हुई। मगर कैसे पता चलेगा इसको कि ये 50 से कम है? जब सही टीपीएस काम कर रहा होगा। जब तक सही टीपीएस काम नहीं करेगा उसका इन्वेंट्री लेवल कभी भी सही से रिकॉर्ड नहीं होगा। तो हो सकता है कि स्टॉक में 70 पड़े हों और शो 50 से कम हो जाए तो ये ऑर्डर कर दे। हो सकता है कि स्टॉक में 20 पड़े हों मगर अभी तक सिस्टम में ये 50 ऊपर दिखा रहा हो तो ये ऑर्डर जनरेट नहीं करेगी। तो इन दोनों से बचने के लिए हमारे पास एक अच्छा टीपीएस होना बहुत ज़रूरी है। फिर आप अक्सर चीज़ें ऑनलाइन मंगवाते हैं। जैसे ही आप ऑनलाइन चीज़ें मंगवाते हैं, आप एक ऑर्डर निकालते हैं कि भाई मुझे आपसे ये सामान चाहिए। लेट्स सपोज मुझे आपसे ये स्मार्ट वॉच चाहिए। तो आपने बीइंग ए कस्टमर आपने एक ऑर्डर बना के जनरेट कर दिया एक सप्लायर के पास कि आई नीड दिस स्मार्ट वॉच। उसने सबसे पहले देखना है अपना इन्वेंट्री कि क्या वाकई में उसके पास वो स्मार्ट वॉच स्टॉक में अवेलेबल भी है या नहीं। इवन ये आप भी देख सकते हैं उनकी वेबसाइट पे जाके, जब आउट ऑफ स्टॉक हो तो आप लिखा आ रहा होगा इट इज़ आउट ऑफ स्टॉक, और अगर इन स्टॉक हो तो आप उससे फ़ौरन से बाय कर सकते हैं। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम क्या करेगा, जब वो ऑर्डर वहाँ से डिस्पैच कर देंगे आफ्टर वेरिफिकेशन, तो आपके साथ एक ट्रैकिंग डाटा शेयर होता है, एक आईडी मिलती है आपको, और आप उस आईडी के थ्रू अपना ऑर्डर ट्रैक करते रहते हैं कि अभी कहाँ तक पहुँचा है, ये अब कब तक आएगा, किस दिन तक आएगा, अभी कहाँ पे है, निकल गया, पैक हो गया, रास्ते में है। फिर आपको वो रिसीट भेजते हैं, आपको वो एक रिसीट भेजते हैं जो होती है आपकी परचेज़ की रिसीट। वो बंदा आपसे पहले कॉल करेगा थ्रू टेलीफोन या ईमेल आएगी, कंफर्मेशन मांगेगा, हेल्पलाइन से कॉल आएगा, या कभी कभी ऑटो कॉल्स भी होती हैं कि अगर आपने ऑर्डर वाकई में किया तो 1 दबा दें, नहीं तो 2 दबा दें। उनको ये भी डाउट होता है कि शायद ये ऑर्डर गलती से प्लेस ना हो गया हो, किसी बच्चे ने ना कर दिया हो प्लेस, तो वो कंफर्मेशन कॉल ज़रूर की जाती हैं। और जो रेगुलर बायर्स होते हैं, CRM आपको याद होगा, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो जो रेगुलर बायर्स होते हैं उनके लिए CRMs ऑलरेडी डेवलप हुए होते हैं, उनको उनके नाम से पुकारा जाता है, स्पेशलाइज्ड ऑर्डर्स जनरेट किए जाते हैं, उनको बर्थडे वगैरह विश की जा रही होती है। फिर इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम। एक चीज़ मेरे पास स्टॉक में है तो मैं खुद ही से जाऊंगा वेबसाइट पे, ऑर्डर प्लेस करूंगा,
वो एक्सेप्ट कर लेंगे, कबूल हो गया, सब कुछ हो गया। अब उनकी इन्वेंट्री में से उतना स्टॉक माइनस हो जाएगा जितना मैंने उनसे बाय कर लिया। तो ये जो सिस्टम है, जो सेटअप है, ये साथ साथ अपडेट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें हर टाइम हमेशा एक्यूरेट लेवल ऑफ इन्वेंट्री दिखाए। किसी भी टाइम पे इन्वेंट्री को कम ज़्यादा करके ना दिखा रहा हो, तो उसको एक्यूरेट लेवल ऑफ इन्वेंट्री दिखाने के लिए हमें प्रॉपर वे में दिखाना पड़ेगा, उसको माइनस करना पड़ेगा। गोल क्या है? ताकि मैं उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकूं। तो कंपनी क्या करती है? कंपनी इन सेटअप्स को बना के इस्तेमाल करती है, जो कि उसको हेल्प आउट करती है इन लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग। ना कंपनी विल गेट टू नो कि उनका कौन सा प्रोडक्ट किस सीजन में ज़्यादा बिक रहा है, कहाँ पे सेल ज़्यादा है, कौन सी इन्वेंट्री फ्रीक्वेंटली बाय हो रही है, किस टाइप के जेंडर कौन सी तरह की इन्वेंट्री को बाय कर रहे हैं, मार्केट में क्या चल रहा है, कंपैरेटर्स कौन कौन से नए प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं, कंपैरिजन्स किए जा सकते हैं। उनके प्रोडक्ट में जो मसला है वो साथ साथ रिजॉल्व किया जाएगा। तो अगेन विद दिस ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग, थिंग्स आर बिकमिंग क्वाइट कॉम्प्लेक्स फॉर एवरीवन। तो हर कंपनी को सारी चीज़ें देख के चलना है। फिर एचआर अगर चाहे तो अपना पर्सनलाइज सिस्टम्स डेवलप कर ले। ह्यूमन कंट्रोल अगर आपने करनी हो तो एम्प्लॉय कब आ रहा है, किस टाइम पे आ रहा है, क्या ज्वाइनिंग है, क्या नाम है, क्या करता है, क्या पता है, अपनी पसंद से 15, 20, 25, 30 फील्ड ऐड करे जो उसको लगता है कि बहुत ज़रूरी है, और बाद में हर डिफरेंट फील्ड से वो अगर चाहे तो उसकी रिपोर्ट जनरेट करवा सकता है कि भाई इसकी प्रमोशन कब है, रिक्रूट कैसे किया, सिलेक्ट कैसे किया, टेस्ट कौन सा लिया था, कब ये आया था, सीवी किस दिन लेकर आया, डिटेल्स की क्या क्या हैं, उसको हमने कितनी ट्रेनिंग दी है, डेवलप कहाँ तक हो गया, प्रमोट कब होगा। तो सारी चीज़ें उसी वक्त आएंगी जब आपने इनिशियल स्टेज के ऊपर एक अच्छे लेवल के ऊपर एंट्रीज पास की होंगी, क्योंकि जब तक आपका एंट्री का मैकेनिज्म सही नहीं है तब तक ये चीज़ें कभी भी आप सही से नहीं कर सकते। फिर ERP भी होता है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। लेट मी show you ERP systems। ERP क्या करता है? बेसिकली ERP सिस्टम के अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स बने होते हैं, जैसे सेल्स का मॉड्यूल, परचेज का मॉड्यूल, प्रोडक्शन का मॉड्यूल, फाइनेंस का मॉड्यूल, अकाउंटिंग का मॉड्यूल, फिर यूज़र का मॉड्यूल, HR का मॉड्यूल, मार्केटिंग का मॉड्यूल, और हर मॉड्यूल के अंदर डिफरेंट तरह के फॉर्म्स आ रहे होते हैं। जिस तरह सेल्स में आ रहा होगा सेल ऑर्डर, सेल इनवॉइस, सेल रिटर्न फॉर्म, GDN का फॉर्म। तो हर मॉड्यूल में डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे और वो डॉक्यूमेंट्स आपस में इंटरलिंक हुए होते हैं। अगर मैं कहूँ कि सेल ऑर्डर बना है फॉर्म नंबर 4 पे और इसकी इनवॉइस बनी है इनवॉइस के फॉर्म नंबर 8 पे, और इसकी पेमेंट आई है कैश इनफ्लो की फॉर्म नंबर 36 पे, तो ये 4 से 8 और 8 से 36। अगर मैं 36 खोलूँगा तो मैं ट्रैक बैक करते हुए 4 पे आ सकता हूँ, 4 खोलूँगा तो मैं आगे जाके 36 पे पहुँच सकता हूँ। ये एक ट्रेल, एक प्रॉपर ट्री बन रहा होता है। और सीनियरिटी या टॉप लेवल मैनेजमेंट किसी भी टाइम पे इसको एक्सेस करके तमाम डाटा, तमाम डिटेल्स बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये फ़ायदे हैं एक अच्छे वेल डेवलप्ड सूटेबल ERP सिस्टम्स के। So this is how the things can flow around. चैप्टर 5 हमारा पूरा होता है। Now I believe and I wish कि आप इसको 4-5 दफ़ा तसल्ली के साथ पढ़ेंगे। शायद आपको पढ़ते पढ़ते कुछ चीज़ें मुश्किल लगें, तो परेशान नहीं होना, उसको हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है, और फ़ौरन से ग्रुप में आगे पूछने के सर इस लाइन का मतलब बता दें, इस बात का मतलब बता दें, ताकि आपके तमाम क्यूरीज टाइमली रिजॉल्व हो सकें। डन।
तो अब हमने स्टार्ट करना है फाइनेंस का एरिया, और वो हम लोग कल होपफुली स्टार्ट कर देंगे। फाइनेंस के पोर्शन में जब आप लोग आएंगे तो आपने अपने पास कुछ नोटबुक वगैरह रखनी है, क्योंकि मैं आपको स्लाइड के ऊपर पूरी कहानी बना के दूंगा फाइनेंस की। डन। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।